Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 30. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. Dear students, we were discussing very important topics as far as the database design is concerned. We discussed the normalization example in our last lecture, and as we have discussed it in detail that how we can use normalization to validate the logical data model or the relation basically that are extracted from the conceptual data model, और हमने उन जो रिलेशंस हैं उनके ऊपर किस तरह जो है वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई किया। और जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट योर डेटाबेस शुड बी एटलीस्ट टिल थर्ड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मलाइज टिल द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो there are very rare chances that there will be very rare chances of update anomalies, लेकिन मतलब still हमने देखा था कि there might exist some hidden redundancies, और उनको फिर अगर हमने remove करना है तो we need to go beyond third normal form, जैसे बाइस कोड normal form है। और फिर मज़ीद अगर हमने बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी तो we can go for फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड फिफ्थ, या अगर जो है इवन जैसे मैंने कहा कि BCNF तक जाएं तो मतलब देर आर वेरी रेयर चांसेस, जो मेजॉरिटी है वो आपकी जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है और आपकी जो रिडंडेंसीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं BCNF तक जाने से ही। उसके बाद चूँकि अगर आपको याद हो तो हमने जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी वो डिस्कशन हमारी जो है वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की चल रही थी, और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन से फिर हमने नॉर्मलाइजेशन को शुरू किया, फिर हमने एडवांस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनके ऊपर बातचीत करना शुरू की। और फिर वहाँ से जब हमने नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स और एडवांस नॉर्मलाइजेशन कवर कर ली तो देन वी जंप्ड अगेन टू द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और फिर हमने जो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ थे जिसको हमने बड़ी डिटेल के साथ फिर कवर किया कि जी हम ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम कवर करते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा मेजर टॉपिक था दैट वाज फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। जैसा कि हम चूँकि हमारे ये जो सीक्वेंस है कि जी हमने किस तरह जो डेटाबेस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है या इसको अप्लाई करना है बेसिकली जो ड्रीम होम केस स्टडी के ऊपर है, तो हम मतलब ये स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट करते आ रहे हैं। तो हमारा जो अगला फेज़ था वो डेटाबेस डिज़ाइन का था, लेकिन फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो उसका सब फेज़ है उसको हमने कवर किया। जैसा कि हम काफ़ी जो है वो लेक्चर्स के दौरान इसके ऊपर एम्फसाइज़ कर चुके हैं कि जो हमारे तीनों ये जो डेटाबेस डिज़ाइन के सब पोर्शंस हैं, जैसे कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, देयर इज़ a difference between, मतलब there are certain difference between these different design टेक्निक्स या इन जो सब फेजेस है इनके दरमियान काफ़ी सारा फ़र्क है। तो जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया कि मसलन जो हमारा कंसेप्चुअल डाटा मॉडल होता है उसमें हम किसी किस्म की फ़िज़िकल कंसिडरेशंस हम उसको कंसिडर नहीं करते। वी आर जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन के जी हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, एंटिटीज़ क्या होंगी, उनके अंदर एट्रीब्यूट्स, उनसे रेलेवेंट एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या होंगे एंड सो ऑन। मतलब हम बड़े हाई लेवल पे बात करते हैं और फिर हम वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजिंग सर्टन फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, और फिर उनकी मदद से हम जो है वो सारी कोई ER मॉडलिंग यूज़ करते हुए या कोई और टेक्निक यूज़ करते हुए जो है हम
सिमेंटिक मॉडलिंग की कोई भी टेक्निक यूज़ करते हुए हम जो है वो फिर उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायग्रामेटिक फॉर्म में। अब कीप इन माइंड कि जो आपका कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है दैट इज़ कंसिडर्ड एज मोर, मतलब दैट इज़ कंसिडर्ड क्वाइट कम्प्लेक्स एज कंपेयर टू लॉजिकल या आपका फिजिकल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आपके पास किसी किस्म की इनपुट नहीं होती, जस्ट यू बेसिकली रिलाई ऑन सम इनपुट्स इन द सेंस कि जी आप यूज़र के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कोई एग्जिस्टिंग आपकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो मतलब हमने उस हवाले से बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन था उसकी बात ख़ास ये थी कि हमारे पास जो हमारा रिजल्ट था कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन का, दैट वाज एक्टिंग एज एन इनपुट फॉर दैट पर्टिकुलर फेज। और उसमें हम क्या कर रहे थे कि हम जो है वो जो उसकी इनपुट आई थी उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हम ये देखते हैं कि बेशक हमें डीबीएमएस की सिलेक्शन हमने नहीं भी की, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि हम जो डीबीएमएस यूज़ करेंगे उसका अंडरलाइंग जो मॉडल है, डाटा मॉडल, वो किसको फॉलो करेगा, आया कि वो हिरारिकल यूज़ करेगा, रिलेशनल डाटा मॉडल को यूज़ करेगा या जो है नेटवर्क मॉडल को यूज़ करेगा। तो जो हमारा फोकस था सारी डिस्कशन का दैट वाज ऑन रिलेशनल डेटाबेसेस या रिलेशनल मॉडल के ऊपर था। तो हमने फिर जो हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो हमने शुरू किया, फिर हमने उस कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को ट्रांसफॉर्म किया इनटू लॉजिकल डेटाबेस मॉडल। और लॉजिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि हमारी तमाम जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस, और उनके फिर एट्रीब्यूट्स जो है वो हमने देखे थे किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कीज, एंड दिस इज़ हाउ बेसिकली वी प्रोसीडेड फॉर द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब जब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन भी हमने कर लिया, फिर लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हमने देखा था कि अगर आपका एक ही मतलब आपका डेटाबेस सिस्टम कम्प्लेक्स नहीं है तो फिर तो कोई इतना इशू नहीं है। आप क्या करते हो कि आप उसको कन्वर्ट करते हो, मतलब एक ही अगर यूज़र व्यू है तो फिर कोई मसला नहीं है, आप एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच ही यूज़ कर सकते हो कि एक ही आपने मतलब तमाम यूज़र व्यूज़ को, मतलब आपने अगर इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है तो आप उनको कंबाइन करके एक सिंगल रिक्वायरमेंट्स बना लो और उनका फिर आप एक ईआर मॉडल प्लस उसकी कोई डाटा डिक्शनरी या जो भी डिटेल्स हैं वो आप रख सकते हो। या आप व्यू इंटीग्रेशन अप्रोच यूज़ करते हो तो फिर उस सूरत में ये होगा कि आप इंडिविजुअल जो व्यूज़ हैं उनके लिए आप जो है वो ईआर डायग्राम्स प्लस वो शामिल करोगे और फिर आखिर में उनको मर्ज करोगे ग्लोबल डाटा मॉडल के अंदर। तो मतलब वो एक हवाले से तो वो बेहतर टेक्निक इस सेंस में है कि अगर आपका बहुत कम्प्लेक्स कोई डेटाबेस का सिस्टम है तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है, लेकिन अगेन उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इस सेंस में आती है कि देन यू नीड टू रिपीट सर्टन स्टेप्स अगेन कि जी आपने क्या करना है कि जब आपने इंडिविजुअल लोकल डाटा मॉडल्स बना लिए उनको फिर जब आपने मर्ज करना है तो बहुत सारी वैलिडेशन और उसमें से डुप्लीकेशन देखना, उसको अगेन यूज़र ट्रांजैक्शंस के अगेंस्ट वैलिडेट करना और रिव्यू करना यूज़र के साथ, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ जाती थी। जो हमारा फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन है, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है हमारा वो डिफरेंट है इस सेंस में कि जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें किसी भी तरह से, चाहे हमें कोई जो रूल्स जिनको हम पहले पढ़ के आए थे उन्हें वायलेट भी करना पड़े, तो मतलब ये रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर दीज थिंग्स। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसी, परफॉर्मेंस आपकी डिग्रेड है और आप अपने जो एप्लीकेशंस हैं या अपने यूज़र्स हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंस देना चाह रहे हैं, तो मतलब यू कैन वायलेट सर्टन रूल्स, जो कि आज हम हमारे इस लेक्चर का जो है वो डिस्कशन का मतलब एक फोकस भी इसी चीज़ के ऊपर है। तो मतलब उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने
जो डाटा की स्टोरेज है और जो उसको एक्सेस करना है, अब कंप्यूटर के ऊपर जब वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर्ड है हमारा डेटाबेस, तो उस चीज़ को हमने एक एफिशिएंट वे में जो है वो करना है, चाहे हम स्टोरेज के हवाले से बात करें या उसको एक्सेस करने के हवाले से बात करें, तो ये दोनों काम हमने बहुत एफिशिएंटली करने हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है। फिर इसके अलावा जो फ़र्क इसमें है और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन या उस हवाले से, कि इसमें जो भी हमारा फोकस है दैट इज़ स्पेसिफिक टू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमने उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से देखना है कि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें जो भी हम करना चाह रहे हैं उस हवाले से क्या क्या जो हमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। तो मसलन हो सकता है बहुत सारे फीचर्स हम सोच रहे हो लेकिन वो उस DBMS में सपोर्टेड नहीं है, तो डेफिनेटली यू आर मतलब बाउंड और यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि जी आप वो काम नहीं कर सकते। तो अब ये चीज़ें बहुत सारी इस हवाले से जो है उनकी फिर डिपेंडेंसी आएगी आपके DBMS के ऊपर, कि आपके बहुत सारी चीज़ें जो है दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी DBMS के आप ये काम अगर करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई के योर DBMS सपोर्ट्स इट कि नहीं करता आपको सपोर्ट। तो मतलब आपने इस हवाले से जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए आपको। अब एक दो चीज़ें और जो आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आई एज्यूम कि आपको, चूँकि आप इस डेटाबेस सिस्टम्स जब पढ़ रहे हैं तो आई एज्यूम कि यू नो अ लॉट अबाउट कंप्यूटर्स, कि जी कंप्यूटर्स किस तरह काम करते हैं, जो आपकी कंप्यूटर्स की बेसिक्स हैं वो आपको क्लियर हैं। लेकिन स्टिल देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिनको शायद उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो। तो एक चीज़ ज़रा आज चूँकि हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन पे आ गए हैं तो हम देख लेते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, चूँकि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो डेटाबेस है दैट विल बी स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, और किस तरह फिर हम उसको एक्सेस करेंगे या स्टोर करेंगे, इस हवाले से सारी जो डिस्कशन हमने जब करनी है तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जी हाउ एक्चुअली कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन और फिर कैसे जो एक्सेस होगी वो किस तरह होगी। तो कुछ इस हवाले से थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहली बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता है कि जो कंप्यूटर हमारा है दैट जो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इट हैज़ सर्टन कंपोनेंट्स, के जी मसलन जैसे अगर CPU की हम बात करें तो CPU के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो हमें पता है जी हमारा इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, जिसमें आपका कि जी कैसे आप इनपुट देते हो। यूजुअली हम माउस या कीबोर्ड को यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। आउटपुट यूनिट होता है मॉनिटर या स्क्रीन जो आपकी है, मेजॉरिटी मतलब हम मोस्ट ऑफ द केसेस उसी को हम आउटपुट यूनिट के तौर पे यूज़ करते हैं। प्रिंटर्स हो सकते हैं या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसके बाद हम मज़ीद जो कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारी मेन मेमोरी जो है या रैम भी, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो जो है उनका डाटा टेम्परेरीली कहाँ पे लोड होता है, वो रैम के अंदर होता है। लेकिन जो आपका डाटा जो परमानेंटली स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। और इसके अलावा आपका प्रोसेसर होता है या प्रोसेसिंग यूनिट होता है। प्रोसेसिंग यूनिट के आगे फर्दर सब पार्ट्स हैं, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया या कंट्रोल यूनिट हो गया। तो मतलब इनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जितनी भी प्रोसेसिंग उतनी होती है, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी प्रोसेसर को जाती हैं। प्रोसेसर की अपनी कुछ शॉर्ट जो है वो लिमिटेड सी मेमोरी होती है, जैसे रजिस्टर्स होते हैं, उसके बाद एक उसके बाहर जो है कैश हो सकती है। तो मतलब ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और ये कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करने के बाद जो है फिर आप जो है कोई भी किसी किस्म का जो है टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब चूंकि हमारा जो फोकस है वो है डेटाबेस के हवाले से, तो अब हम देखते हैं कि पहली बात यह है कि एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आपका हार्डवेयर है दैट इज़ बेसिकली यूजलेस until you don't have certain application और सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को अलग कर सकते हैं कि जी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो उस कंप्यूटर के हार्डवेयर को
कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मसलन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसके ऊपर, तो विंडोज़ है आपका, विंडोज़ एक्सपी है या विंडोज़ 7 है या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स है, यूनिक्स है, जो उस कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहा होगा, इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा होगा, उनको वो सारा काम जो है वो किसके थ्रू होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। अब देखिए यूज़र जो है वो सिस्टम के साथ या कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। यूज़र यूजेज some interface that is provided by the operating system or uses some kind of application programs to perform certain task। अब मसलन हम देखें कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं कि जी मसलन हम कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैंने एडिटिंग करनी हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करना हो तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, मैंने चैट करनी हो तो मैं कुछ चैट का कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ करूँगा। इसी तरह मतलब सॉफ्टवेयर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिनको अगर मेजर कैटेगराइज करें तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और फिर एप्लीकेशन के अंदर भी बड़े कुछ जनरलाइज्ड एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो मसलन ये बहुत इसकी लंबी चौड़ी डिटेल है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा जो है वो अपना टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो हमारा फोकस है वो ये है कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, कोई इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो हमारी जो इंटरेक्शन होगी दैट विल बी थ्रू सम एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर आगे किसको रिक्वेस्ट भेजेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जो है आगे किस तरह मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ने आपस में इंटरेक्ट करना है, कैसे सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा लोड होना है रैम में, वहाँ से प्रोसेसर के पास कैसे जाना है, कैसे कोई उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होनी है, कोई प्लस माइनस अर्थमेटिक परफॉर्म होना है, और वापस रिजल्ट्स रैम में आने हैं, रैम से वापस जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में है या कहीं और जो है वो किस तरह जाने हैं। तो मतलब हमारी सारी डिस्कशन इस हवाले से है। अब देखें हमने बात की DBMS की भी, तो DBMS भी एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर है, टूल है, ठीक है। अब DBMS इज़ बेसिकली अ पैकेज ऑफ सर्टन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिसके अंदर मुख्तलिफ टास्क के लिए जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी उसके अंदर, मतलब उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होंगे जो सर्टन टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे। लेकिन कीप इन माइंड कि सारी डिस्कशन का मकसद क्या है कि हम थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि हमारा जो डेटाबेस स्टोर्ड है उसके साथ हमने कोई इंटरेक्शन करनी है तो बेसिकली ये इंटरेक्शन कैसे परफॉर्म होगी। तो कीप इन माइंड कि हमारा जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है वो यही कह रहा है कि अब हमने अपना जो डाटा है वो स्टोर कर देना है सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो हाउ बेसिकली वी एक्सट्रैक्ट और वी एक्सेस दैट डाटा। तो पहली बात यह कि जो डाटा स्टोर भी करेंगे वी विल स्टोर दैट डाटा यूजिंग DBMS, और DBMS के अंदर चाहे हम कोई GUI इंटरफेस यूज़ करते हुए टेबल क्रिएट करते हैं और उसका डाटा क्रिएट करते हैं, या फिर हम कोई कमांड्स लिखते हैं उसके थ्रू जो है वो डाटा स्टोर होता है। लेकिन कीप इन माइंड कि जी हमारा जो इंटरेक्शन होगा दैट विल बी थ्रू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो कि कोई भी हो सकती है, या फिर वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर हम DBMS के साथ भी, या अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर अगेन DBMS को रिक्वेस्ट करेगा, DBMS ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड दिस इज हाउ बेसिकली योर डाटा इज स्टोर्ड और एक्सेस्ड। लेकिन जो समझने की बात यह है कि मसलन अगर आपका डाटा जो है वो स्टोर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज पे, तो जब आप उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो जो भी डाटा आपको रिक्वायर्ड है दैट विल बी ब्रॉट इनटू द रैम, वो रैम में लाया जाता है। फिर अगर कोई उसके ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो ऑपरेशन प्रोसेसर परफॉर्म करता है और वापस जो है उनको रैम में फिर भेज देगा, और जो एरिया जिसके अंदर वो जो टेम्परेरीली आपका डाटा होल्ड किया जाता है रैम के अंदर दैट आर कॉल्ड बफर्स, और उन बफर से फिर कोई भी अगर आपकी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो वापस जो है फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो मतलब ये थोड़ी सी डिस्कशन थी जो कि आई होप कि आपको, आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता ये उनके लिए थी। अब इसको बताना इसलिए ज़रूरी था चूँकि हमें क्लियर हो कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस, फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का, वो क्लियर होने में हमें और ज़्यादा मदद मिले कि हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि हमारी जो एक्सेस है या स्टोरेज है दैट शुड बी एफिशिएंट, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को फिर इंश्योर करना है कि हम फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो इस किस्म का यूज़ करें कि हमारा जो ये प्रोसेसेस हैं जो कि एक्सेस के या स्टोरेज के, वो दैट आर
एफिशिएंट। अगेन जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन मेथोडोलॉजी के जो स्टेप्स हैं मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं कि जी वी हैव गॉन थ्रू ऑलरेडी कि जी आपका हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वी ट्रांसलेट अवर लॉजिकल डाटा मॉडल फॉर अ टारगेट डीबीएमएस। हम उसको देखते हैं कि किस तरह एक डीबीएमएस को यूज़ करते हैं, हम उनको करेंगे। मसलन हम बेस रिलेशंस कैसे डिज़ाइन करेंगे, हम डिराइव्ड रिलेशंस कैसे जो डाटा है वो किस तरह जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं उस डीबीएमएस के अंदर। हम जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो किस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमने बड़ी डिटेल के साथ इनको देखा है पहले भी। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी, लेकिन जो आज हमारा फोकस होगा वो जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन और इंडेक्सेस के हवाले से जो है वो हम देखेंगे कि उनका क्या रोल होता है और उससे क्या बेसिकली इस फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के हवाले से जब हम इन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट है इसके ऊपर, उसके फिर फर्दर सब पार्ट्स हैं जैसे वी नीड टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस कि किस किस्म की ट्रांजैक्शन, चूँकि देखें अभी ये हमें क्लियर सारी ट्रांजैक्शंस का नहीं पता होगा, लेकिन हम देखेंगे कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब उन ट्रांजैक्शन की बेस के ऊपर फिर मे बी हम डिसाइड करें कि हम किस रिलेशन के लिए किस किस्म की फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेंगे। मसलन उसके ऊपर किस किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो अप्लाई होती हैं या वो परफॉर्म होती हैं, ताकि उस हवाले से फिर कौन सा जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशन। इसी तरह हम इंडेक्सेस की बात करेंगे कि हाउ इंडेक्सेस बेसिकली हेल्प अस टू इम्प्रूव दी एक्सेस जो है वो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए जो है वो किस तरह जो है इंडेक्सेस जो है दे आर हेल्पफुल, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। वी विल एस्टिमेट अबाउट द डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट्स, दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि जी आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस जो है वो कितनी डिस्क लेगा, कितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड है उसको स्टोर करने के लिए, और एंटिसिपेटेड जो है ग्रोथ को भी जहन में रखते हुए जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, ताकि आप उस हिसाब से कि जी आपको कितना हार्डवेयर आपकी हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट्स हैं या उस हवाले से क्या क्या करना है। आपने यूज़र व्यूज़ कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं उस पर्टिकुलर डीबीएमएस के अंदर। यू हैव टू डिज़ाइन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स इन अकॉर्डेंस विद द डीबीएमएस के जी किस तरह उस डीबीएमएस में क्या क्या फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, हम उनको देखेंगे। Then finally we will look for the controlled redundancy, and that is a very important again topic जो कि परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो उस हवाले से, और मतलब अगेन मैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करूंगा कि देखें हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो की होंगी हम उनको निगेट कर रहे होंगे, ठीक है, हम उनको वायलेट कर रहे होंगे खुद से to basically achieve some performance। और as I discussed in my previous lecture as well कि जी ये अब ऑप्शन है आपकी कि आपको अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपकी परफॉर्मेंस अचीव हो सकती है, उससे इन्हांस हो सकती है, तो देन यू शुड गो फॉर दीज स्टेप्स। अदरवाइज कोई ये मैंडेटरी नहीं है या कोई इस तरह की आप पे कंपल्शन नहीं है कि आप ये काम ज़रूर करें, वायलेशन ज़रूर करें। एंड फाइनली वी विल look at the monitoring and the tuning of the operational system के how basically we can cope with that। तो मतलब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम आज जो हमारा आज का लेक्चर है उसके अंदर इन सब के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। जो पहली हमारी चीज़ है दैट इज़ कि जी we need to design the file organizations and indexes, that is the major activity that we have to perform in the physical database design। तो कीप इन माइंड के जो हमारे फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब आप कीप इन माइंड के व्हाट वी मीन बाय बेसिकली फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद हमारी क्या है कि देर आर सेवरल टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा ऑन दी सेकेंडरी स्टोरेज, कि जो हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की होती है उसके ऊपर डाटा स्टोर करने के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कीप इन माइंड के कुछ टेक्निक्स जो होती हैं वो एक काम के लिए बेहतर है, मे बी वो स्टोर करने के लिए बेहतर हैं, तो कुछ सर्चिंग के लिए बेहतर हैं, कोई डाटा अपडेट करने के लिए बेहतर हैं, तो कोई दूसरे किसी ऑपरेशन के लिए बेहतर हैं। तो अब मतलब हर टेक्निक के जो हैं वो अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो कीप इन माइंड कि जी हमने क्या करना है कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिटरमिन द ऑप्टिमल file organization
टू स्टोर द बेस रिलेशंस के जी हमने कोई ऐसा जो है फाइल ऑर्गेनाइजेशन ही यूज करनी है जो कि हमारे रिलेशंस जो बेस रिलेशंस हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारा सारा डाटा होगा, उसको स्टोर किया जा सके। एंड देन वी नीड टू क्रिएट इंडेक्सेस। ठीक है जी, हम उन इंडेक्सेस को क्रिएट करेंगे और इंडेक्सिंग का हम जिक्र करेंगे कि इंडेक्सेस बेसिकली आर यूज्ड फॉर सर्चिंग के जी एक्सेस करने के लिए, फास्टर एक्सेस के लिए जो है वो इंडेक्सेस यूज होते हैं। मैं इसको जब आगे आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड कीप इन माइंड के जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का ताल्लुक इस चीज के साथ भी है कि एक्चुअली हाउ योर टुपल्स या जो आपके रिकॉर्ड्स हैं या रोज हैं या डाटा है, हाउ दैट इज बेसिकली स्टोर्ड या किस तरह उसकी एक्चुअली स्टोरेज होगी ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज या उस हार्ड ड्राइव के ऊपर किस तरह वो स्टोर होगा। अब एक चीज बड़ी क्लियर है कि अब बेशक बहुत सारी डिफरेंट किस्म की फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हों, लेकिन अगेन आपको थोड़ी सी इसमें रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द डीबीएमएस यू आर यूजिंग, कि अब डीबीएमएस आया कि आपको डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन की ऑप्शंस देता भी है या नहीं देता। तो डीबीएमएस मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, चूंकि हमारा फोकस जो है वो रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर है, तो हम मतलब ऐसे तमाम डीबीएमएस को कंसिडर करेंगे जो रिलेशनल डाटा मॉडल के ऊपर बेस करते हैं। लेकिन चूंकि ये सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है, तो बहुत सारे डीबीएमएस होंगे जिनकी फीचर्स कुछ और तरह की वो प्रोवाइड कर रहे होंगे, दूसरे जो डीबीएमएस है वो कुछ और तरह की फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो कीप इन माइंड कि जी जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की जो सिलेक्शन है या कि जी हमने इसके लिए ये यूज करनी है या नहीं यूज करनी, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी टारगेट डीबीएमएस जो कि हमने यूज करना है। लेकिन कीप इन माइंड कि जी आपको तमाम एज अ डिजाइनर जो है you should have some knowledge as well के जी of these file organization techniques, और इनका जो इसका यूजेज है या इसके जो अंडरलाइंग जो इसका इस्तेमाल है उसके हवाले से कि ये कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक जो है वो किस तरह काम करती है और डीबीएमएस उसको किस तरह मतलब जो है वो यूटिलाइज करता है। आपको अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो देन यू विल बी एबल टू बेसिकली प्रोवाइड अ बेटर फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। और जब आपका अच्छा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन होगा तो उसका फ़ायदा आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि वी नीड टू स्टोर एंड एक्सेस द डाटा इन एन एफिशिएंट वे, तो मतलब वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाएगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आप अपने डेटाबेस के हवाले से चाहेंगे। एक और चीज़ जो इस हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ कि जी द डेटाबेस डिज़ाइनर एज अ डेटाबेस डिज़ाइनर यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द टिपिकल वर्कलोड द डेटाबेस मस्ट सपोर्ट, कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस डेटाबेस के ऊपर किस कदर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ यूजर्स होंगे एंड सो ऑन। मतलब इस हवाले से भी आपने बड़ी डिटेल जो है वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है ताकि आपको फिर उस हिसाब से जो आप वो जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपने टेक्निक की बात हो या इंडेक्सिंग की बात हो, तो मतलब ये सारी जो है चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर बड़ी आसानी से जो है आप वो फिर डिफ़ाइन कर सकते हो कि जी मुझे ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन इस सिचुएशन में यूज़ करनी चाहिए। अगर ये वाला रिलेशन है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्चिंग हो रही है तो ये वाली फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं जो कि सर्चिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मतलब ये हमारे लिए फिर जो है वो बेहतर होगा। जो इसके पहला सब आपकी कैटेगरी दैट इज़ एनालाइज ट्रांजैक्शंस। तो जैसे मैंने बताया कि बेशक अब जो है आपको सारी ट्रांजैक्शन का अंदाज़ा ना भी हो, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जी व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी परफॉर्म्ड ऑन दी डेटाबेस। और ट्रांजैक्शन को मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन से मुराद क्या है कि किसी किस्म के भी कोई लॉजिकल मतलब ट्रांजैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इट्स अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट इज मतलब डिफाइंड बाय द सिस्टम। जिस हवाले से जिस भी वो डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मसलन देखें अगर हम बैंक की एग्जांपल लें तो बैंक में मसलन हम जो हमारा अकाउंट एक क्रिएट होता है वो एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल हो सकती है। हमारा जो
एक हमने मनी डिपॉजिट की, ये एक ट्रांजैक्शन हो सकती है, या हमने मनी विदड्रॉ की तो ये एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। मसलन यूनिवर्सिटी के केस में, मसलन फ़र्ज़ करें जी आपका यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। कोई कोर्स या सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन करवाते हो वो एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। जो रिजल्ट आपके सेमेस्टर का कंपाइल होना है वो एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो मतलब इट डिपेंड्स, कोई उसकी इस तरह फिक्स्ड कोई वो नहीं है, लेकिन इट्स अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क फॉर अ पर्टिकुलर, फिर उस सिस्टम के हिसाब से ये चीज़ की डेफिनेशन होती है। तो मसलन किसी भी सिस्टम के अंदर फिर मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो चूंकि हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन ड्रीम होम, तो ड्रीम होम के अंदर ये है कि जी मसलन हमें तमाम प्रॉपर्टीज़ की इंफॉर्मेशन दिखाओ जो एक पर्टिकुलर ब्रांच के ऊपर अवेलेबल है, ये एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल हो सकती है, और उनको इस ऑर्डर में डिस्प्ले कर दो वगैरह वगैरह। या हमें तमाम ओनर्स की लिस्ट दिखाओ और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिस्ट दिखा दो, ये एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। तमाम व्यूइंग की जो है वो डिटेल्स हमें शो कर दो, वो एक ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इट डिपेंड्स, मतलब ये कोई फिक्स्ड आपके हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो आपने जब आपने रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस का फेज किया था तो उसके अंदर भी आपको डेफिनेटली अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी किस किस्म की ट्रांजैक्शन जो है इसके ऊपर, मतलब वहाँ पे भी आपने इस चीज़ को कलेक्ट किया था कि आपके इस डेटाबेस के ऊपर किस किस्म के ऑपरेशन जो है परफॉर्म होंगे। जो आपने डिफरेंट यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट किया था कि आप क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपको फिर अंदाज़ा होगा कि वो ऑपरेशन जो है किन रिलेशन के ऊपर परफॉर्म होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपने एनालाइज करनी होती हैं। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि आपने जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगी उनको आपने जो है वो एनालाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ताकि आपको क्लियर हो कि जी वो ट्रांजैक्शंस जो है वो किसके ऊपर परफॉर्म होंगी। और इसके अलावा जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब कि जी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कीप इन माइंड के मसलन अब आपको जो अपने इस डेटाबेस सिस्टम को अगर आपने परफॉर्मेंस वाइज अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करनी है अपने यूज़र्स को, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई फॉलोइंग थिंग्स कि जी मसलन यू शुड नो कि जी ट्रांजैक्शंस दैट रन फ्रीक्वेंटली एंड विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, तो और उनसे अगर वो ज़्यादा होंगी तो मतलब आपको फिर जिनसे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है तो आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, ताकि फिर उनके लिए आप कोई स्ट्रेटजी उस किस्म की डिफाइन कर सकें। ट्रांजैक्शंस दैट आर क्रिटिकल टू द बिजनेस, मसलन बिजनेस के हवाले से ट्रांजैक्शंस कौन सी क्रिटिकल हैं जिनका मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, जो हर हाल में जो है उनको ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स टाइम मिलना चाहिए। कौन से ऐसे टाइम्स हैं डे के दरमियान, मतलब किसी पर्टिकुलर डे में या वीक के हवाले से, कि जब आपकी डेटाबेस की जो एक्सेस है या कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है या आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इसको मसलन जैसे पीक लोड्स, आपके पीक लोड कब होता है, किस टाइम पे होता है, किस दिन होता है, किसी स्पेसिफिक दिन या कुछ खास टाइम इंटरवल के दरमियान होता है। इसी तरह लो आपकी एक्टिविटी टाइम कौन सा होता है। तो मतलब ये आपको बड़ी डिटेल से इन चीज़ों को देखना होगा, ताकि फिर आपने उस हिसाब से स्ट्रेटजीज डिफाइन करनी है, ताकि आपका जो सिस्टम है एक वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सके। अब जो अगली चीज़ है कि कीप इन माइंड कि आपने उन तमाम हिस्सों को, मतलब आपने उन तमाम डेटाबेस के पोर्शंस को बड़ी क्रिटिकली एनालाइज करना है जो कि परफॉर्मेंस के हवाले से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यू नीड टू नो कि जी व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स आर अपडेटेड। ठीक है, सर्च क्राइटेरिया कौन सा यूज होता है, और कीप इन माइंड कि यू विल बेसिकली यूज दिस ऑल इंफॉर्मेशन फॉर, मतलब अब इसका सारे का मकसद क्या है, इस सारी चीज़ का मकसद यह है कि अगर आपको ये सारी चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो इट will be easy for you कि you will be in a better position to decide कि what kind of file organizations are basically appropriate for this kind of situation। कि जी मसलन अगर आपका एक रिलेशन ऐसा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, सर्चेस बहुत सारा होती हैं, तो आप
मे बी जो है उसके लिए कोई ख़ास फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सके जिसमें सर्चिंग की ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी है। एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें अपडेट ज़्यादा होती हैं, उसके लिए मे बी आप जो है वो ऐसी फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक यूज़ कर सकें जिसमें इंसर्शन या अपडेशन के हवाले से ज़्यादा बेहतर सपोर्ट है। तो मतलब ये सारी जो फैक्टर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे अल्टीमेटली कि आप जो है उसको एक एफिशिएंट वे में जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो आप फिर कर पाएंगे। तो इस सारी डिस्कशन का मकसद यही है कि अल्टीमेटली यू आर एबल टू define or basically select an appropriate file organization और indexing scheme ताकि जो कि आपकी requirements के मुताबिक हो। अब keep in mind कि again it is not मतलब necessary कि you are able to एनालाइज ऑल दी ट्रांजेक्शन्स। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो उस दौरान जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी तो देन यू हैव कलेक्टेड ऑल दी रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन्स, ऐसा नहीं हो सकता। तो व्हाट यू कैन डू कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स एंड देयर इज़ अ रूल कि जी इफ़ यू बेसिकली कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एक्टिव 20% ऑफ द यूज़र क्यूरीज, ठीक है, and that accounts for 80% of the total data access। तो कहने का मकसद यह है कि आप 20% एक्टिव यूज़र क्यूरीज के बारे में अगर आपने उन ट्रांजैक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया तो इट मीन्स कि जो 80% आपकी डाटा एक्सेस है वो इसी की होगी। तो मतलब बाकी आपका फिर थोड़ा पोर्शन है। दिस इज कॉल्ड 80-20 रूल। तो मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसके थ्रू जो है वो फिर आप जो है उन ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो एंड दैट विल अल्टीमेटली हेल्प यू टू सेलेक्ट अप्रोप्रिएट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर पर्टिकुलर रिलेशंस और डेटाबेस। अब एक और चीज़ जो इस प्रोसेस को आप मतलब अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए जो कर सकते हो कि यू कैन यूज़ ट्रांजैक्शन रिलेशन क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। कि जी आप एक क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बना सकते हैं। मैं उसकी एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जी जो ट्रांजैक्शन और रिलेशन के किस रिलेशन के अगेंस्ट कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितनी तादाद में हो रही हैं, मतलब तादाद तो नहीं होगी लेकिन कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो आप जो है वो डिफाइन कर सकते हो, जो भी आपकी मेजर ट्रांजैक्शंस हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपका वो जो है एक और जो आपका कह लें टेक्निक जो कि आपको मदद करेगी इस काम में, दैट इज़ ट्रांजैक्शन यूजेज मैप विच इंडिकेट्स कि जी विच रिलेशंस आर पोटेंशियली हैवीली यूज्ड, के किस रिलेशंस या टेबल्स के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन कितनी फ्रीक्वेंसी में होती हैं, कितना उनके ऊपर लोड आता है। तो वो सारा आप जो है ट्रांजैक्शन यूजेज मैप के थ्रू भी जो है वो कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द एरियाज दैट मे बी problematic in terms of performance, ठीक है। तो what you can do, you can map all the transaction paths to the relations, ठीक है, कि आपने सारे जो वो ट्रांजैक्शन पाथ्स हैं वो रिलेशंस के साथ आपने दिखाने या आइडेंटिफाई करने। यू नीड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड रिलेशंस दैट आर एक्सेस्ड बाय द ट्रांजैक्शंस, के जी कौन से ऐसे रिलेशंस है जिनको ट्रांजैक्शंस जो है बहुत ज़्यादा जो है उनके ऊपर परफॉर्म होती हैं, या मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस बेसिकली दे एक्सेस दोज रिलेशंस एंड द डाटा यूजेज ऑफ द सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग द रिलेशंस। तो मतलब आपको ताकि क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आए कि आपका जो कौन से ऐसे रिलेशंस हैं और कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका आपस में बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है और वो उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रही हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनका वॉल्यूम क्या है एंड सो ऑन, ताकि आपको फिर एक जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, एक क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मेक सर्टेन डिसीजन रिगार्डिंग द फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। ये क्रॉस रेफरेंस जो है ट्रांजैक्शन एंड रिलेशन मैट्रिक्स की एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने रिलेशंस की बात करें तो वो लेफ्ट साइड पे हम दिखा रहे हैं कि हमारा ब्रांच का रिलेशन है, टेलीफोन का रिलेशन है, और कीप इन माइंड दिस इज़ आवर ग्लोबल डाटा मॉडल है। मसलन हमने जो पिछले
जो है फेज़ के अंदर हमने इसको मर्ज करके जो किया था, उसके अंदर हमारा स्टाफ का रिलेशन है, मैनेजर का रिलेशन है, प्राइवेट ओनर है, बिजनेस ओनर है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, व्यूइंग, क्लाइंट, रजिस्ट्रेशन, लीज, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट। अब ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है ABCDEF, ये आपकी मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स हैं, और ये मतलब आप इनकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली क्या है, लेकिन ये जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इनके अगेंस्ट देखें हमारे पास 4 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं डाटा मैनिपुलेशन के हवाले से। आपको पता है इंसर्ट का है, रीड का है, अपडेट का, रीड या रिट्रीव, सेलेक्ट जो भी आपके हैं, अपडेट का है, मॉडिफिकेशन है, डिलीट का है। अब आप देख रहे हैं कि हर रिलेशन के अगेंस्ट हर एक ट्रांजैक्शन में क्या आप काम कर रहे हो। तो मसलन आप जैसे देखें कि आप जो ब्रांच के रिलेशन के ऊपर ट्रांजैक्शन सी के अंदर आप रीड कर रहे हो, और ट्रांजैक्शन डी के लिए उसको रीड कर रहे हो, और एफ के लिए भी उसको रीड कर रहे हो। तो मतलब आप बड़ा आपने क्लियरली इसको मार्क कर दिया कि कौन से जो है ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट किस रिलेशन के ऊपर किस किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो अब सिर्फ इस मैट्रिक्स को मैं एक नज़र देखूं तो मुझे एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आती है कि जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो स्टाफ और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के ऊपर जो है उनकी बड़ी फ्रीक्वेंट एक्सेस है। कि मसलन आप देखें कि स्टाफ के रिलेशन के लिए जो है ट्रांजैक्शन ए भी उसको रीड कर रहा है, बी भी रीड कर रही है, सी भी रीड कर रही है, ई भी रीड कर रही है, ट्रांजैक्शन एफ भी इसको रीड कर रही है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसके लिए ट्रांजैक्शन ए इसमें इंसर्ट कर रही है, रीड, अपडेट, डिलीट कर रही है। ट्रांजैक्शन बी के लिए, ट्रांजैक्शन डी के लिए रीड कर रही है, ट्रांजैक्शन ई के लिए रीड कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन एफ के लिए हम इसके अंदर रीड कर रहे हैं, मतलब इस रिलेशन को। तो मतलब हमें बड़ा क्लियर हो गया, हम इस किस्म की कोई भी क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाएंगे जो ट्रांजैक्शंस और रिलेशंस का आपस में रिलेशनशिप शो करेगी, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि जी हमें नजर आ जाएगा कि किन रिलेशंस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो है उनको एक्सेस कर रही हैं, ताकि फिर हम उन पर्टिकुलर रिलेशंस के हवाले से कोई जो भी फिर ऑपरेशंस उनके ऊपर परफॉर्म किए जा रहे हैं हम उनसे स्पेसिफिक कोई भी डिसीजन कर सकें। जो अगला हमारी ये डायग्राम है दैट इज अबाउट द ट्रांजैक्शन यूजेज मैप। तो ट्रांजैक्शन यूजेज मैप में आप देख रहे हैं कि एक तो आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप देखें कि हर जो हमारी एंटिटी है उसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। मसलन ब्रांच के अंदर आप देखते हैं कि 100 दिया हुआ है, तो इट मीन्स कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 100 ब्रांचेस। हर जो हमारा स्टाफ की तादाद है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2000 है, और जो हमारी प्रॉपर्टी फॉर रेंट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली वो 1 लाख की तादाद है। इसी तरह जो आपकी मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस हैं, अगेन मेन ट्रांजैक्शन की डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन हम जैसे देखें कि अगर हम देखना चाहते हैं कि हर ब्रांच के ऊपर कितनी तकरीबन प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो अवेलेबल हैं, तो हम देखते हैं कि एवरेज जो है वो 1000 है, और जो मैक्सिमम है वो 3000 जो है वो ट्रांजैक्शंस या इस हवाले से जो है वो उसकी तादाद है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये इस किस्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है दैट कुड बी डिस्प्लेड यूजिंग द ट्रांजैक्शन यूजेज मैप। तो मतलब आप इसको बेसिकली फिर अगेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से रिलेशंस हैं, कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती हैं, किन रिलेशंस के ऊपर होती हैं, ताकि फिर आप अकॉर्डिंगली उस किस्म के फिर स्ट्रेटजीज जो है वो बना सकें, ताकि आपके जो डेटाबेस की परफॉर्मेंस है दैट इज अप टू अ मार्क। इसी तरह यू कैन यूज ट्रांजैक्शन एनालिसिस फॉर्म्स लाइक दिस इज अ ट्रांजैक्शन कि जी लिस्ट द प्रॉपर्टी नंबर, एड्रेस, टाइप एंड रेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इन ग्लासगो ऑर्डर्ड बाय रेंट। तो इसमें ट्रांजैक्शन वॉल्यूम आप कहते हो जी कि एवरेज जो है 50 ट्रांजैक्शंस पर आवर होती हैं, जो पीक है वो 100 पर आवर होती हैं, लेकिन ये हमेशा कब होती हैं, मंडे टू सैटरडे के दौरान बिटवीन 17 एंड 19 के टाइम के दरमियान, टाइम इंटरवल के दरमियान, कि जी लोग शायद ऑफिस से आ जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे ब्रांच में आते हैं। तो इसके लिए जो हम क्यूरी है वो देखें आपका जो ब्रांच का रिलेशन भी इन्वॉल्व है और प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी इन्वॉल्व है, उसके ऊपर जॉइन लगा के ये कर रहे हैं। जो प्रेडिकेट है इसके लिए कि सिटी ग्लासगो होना चाहिए, जो जॉइन एट्रीब्यूट है वो ब्रांच नंबर के ऊपर जॉइन हो रहा है, ऑर्डरिंग एट्रीब्यूट रेंट का है। तो मतलब अब आप इस तरह का जो है वो
आप अपनी ट्रांजैक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं। तो आप उससे फिर आप डिड्यूस कर सकते हैं कि जी अब आपको जो है इस रिलेशन के हवाले से किस किस्म की फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जो अगली हमारी चीज़ है कि जी हमने अब हमें काफ़ी जब ट्रांजैक्शंस के बारे में क्लियर हो गया तो देन वी आर इन अ पोजीशन कि जी वी कैन डिटरमिन एन एफिशिएंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ईच बेस रिलेशन। अब डिपेंड्स कि मसलन जिन पे एक्सेस ज़्यादा हो रही है उनके लिए मे बी हम कोई ऐसी और जिस किस्म के उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं हम उस हिसाब से उसके लिए कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं, लाइक हीप है, हमारे पास हैश है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, बी प्लस ट्रीज हैं और क्लस्टर्स हैं। तो मसलन अब हम इनकी डिटेल में नहीं जा रहे कि ये फाइल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम करती हैं, लेकिन अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको ये भी डिटेल जो है अपेंडिक्स में बुक के मिल जाएंगी, उसको आप जो है वो देख सकते हैं। और कीप इन माइंड के कुछ DBMS जो है मे बी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड ना करें कि आपने कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी है, वो हो सकता है आपको ये फैसिलिटी ही प्रोवाइड ना करे। तो मतलब अगेन यू आर डिपेंडेंट अपॉन द DBMS फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। तो मतलब अगर हो सकता है वो खुद ही जो है जो उसको ऑप्टिमाइज कर ले, जो उसके लिए अप्रोप्रिएट हो जिन ऑपरेशंस के हवाले से, तो उसको वो उसमें स्टोर कर ले। तो मतलब हमें जो है वो अलाउ ही ना करे। जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है दैट इज कि वी नीड टू चूज इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस मैंने आपको बताया था कि इंडेक्सेस आर यूज्ड बेसिकली कि जी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। और इंडेक्सिंग जो है वो 3 तरह की है, एक प्राइमरी इंडेक्सेस होते हैं आपके, सेकेंडरी इंडेक्सेस होते हैं और क्लस्टर इंडेक्सेस होते हैं। अब एक अप्रोच ये भी है, और मैं मज़ीद इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा कि जी आप इंडेक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये DDL में हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। वन अप्रोच इज टू कीप टुपल्स अनऑर्डर्ड एंड क्रिएट एज मैनी सेकेंडरी इंडेक्सेस एज नेसेसरी। लेकिन मतलब बाज़ औक़ात ये आपकी अप्रोच अच्छा काम करेगी, बाज़ औक़ात ये नहीं काम सही करेगी। एक और अप्रोच भी है कि जी अनदर अप्रोच इज टू ऑर्डर द टुपल्स इन द रिलेशन बाय स्पेसिफाइंग अ प्राइमरी और क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो मतलब ये भी एक आपकी अल्टरनेटिव अप्रोच है। लेकिन कीप इन माइंड कि मतलब सर्टन सिचुएशंस में सर्टन टेक्निक्स जो होंगी वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगी। लेकिन अगर आपने मज़ीद इसको एक्सप्लोर करना है तो देर आर गाइडलाइंस अवेलेबल जिनके आप फॉलो करते हुए आप देख सकते हो कि आपकी किन सिचुएशंस में जो है, मैं चूँकि मैंने जैसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपके जब एडवांस्ड डेटाबेस का अगर आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम जो है अपनी डिस्कशन इधर तक ही रखेंगे। तो कीप इन माइंड कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट फर्दर तो आप जो मज़ीद इसके अंदर गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको आप देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में किस किस्म की इंडेक्सिंग जो है दैट विल बी प्रेफर्ड, वो आप उन गाइडलाइंस को के अंदर देख सकते हैं। आपने जो अगला काम करना होता है, अब आपको चूंकि ट्रांजैक्शंस की मदद से काफ़ी कुछ पता चल गया, आपने वो जो डिस्क यूजेज वो जो यूजेज मैप है, ट्रांजैक्शन यूजेज मैप, उसमें ये भी देख लिया कि कितनी ट्रांजैक्शंस हैं। तो अब आप एक पोजीशन में होते हैं कि यू नीड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस दैट विल बी रिक्वायर्ड बाय द डेटाबेस। और मेजॉरिटी केसेस में मतलब आप अपने एक टुपल साइज के ऊपर और टुपल साइज और नंबर ऑफ टुपल्स उसके ऊपर आप जो है वो एस्टिमेट करते हो कि आपका कितना तकरीबन जो है वो डिस्क का साइज होगा। तो मसलन अगर आपको टुपल का साइज पता है तो अब आप जो है फिर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टुपल्स, वो जैसे आपने देखा था कि जी जो आपके जैसे हमने देखा ब्रांच के अंदर 200 ब्रांचेस का डाटा पड़ा है, तो हमें अगर पता है कि एक ब्रांच की टुपल जो है वो इतना हमारी स्पेस लेती है तो 200 की कितने लेगी। तो आपने जो डिस्क स्पेस एस्टिमेशन करनी होती है, कीप इन माइंड कि ये सिर्फ करंट के लिए नहीं करनी होती, आपने जो ग्रोथ है जो रिलेशंस की उसको भी एंटिसिपेट करके करना होता है। और कोई एक अप्रोप्रिएट मुनासिब सा जो आपने उस हवाले से जो है वो डिस्क रिक्वायरमेंट जो है वो आपने एस्टिमेट करनी होती हैं।
जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ है कि यू नीड टू डिज़ाइन द यूज़र व्यूज़। अगेन इसकी डिटेल में भी मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वी हैव लर्न कि जी हम व्यूज़ कैसे क्रिएट करते हैं। अब जिस किस्म की भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं तो हम वो जो DDL को यूज़ करते हुए जितने भी डिफरेंट किस्म के व्यूज़ हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। एंड कीप इन माइंड कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द व्यूज़ दैट वर आइडेंटिफाइड इन द रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस स्टेज के अंदर जो आपने डिफाइन किए थे। मसलन जैसे हमने एक 4 यूज़र्स थे हमारे, डिफरेंट यूज़र, डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट और सुपरवाइज़र, और उनके लिए फिर हमने 2 व्यूज़ जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। एक स्टाफ यूज़र व्यू था और एक मैनेजर यूज़र व्यू था। तो मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे जो आप अगर यूज़र व्यू कोई और भी जो है आपके हैं तो आप उनको जो है उनका डिज़ाइन जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह व्यूज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो सपोर्ट किए जाते हैं इस पर्टिकुलर DBMS के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज दैट you need to understand or design the security mechanisms. keep in mind कि जी security mechanisms जो है again मतलब आपको अगर याद हो तो आपने requirements collection and analysis phase के अंदर आपने यूज़र से जो है वो ये कलेक्ट की थी इंफॉर्मेशन कि आपको कौन सा डाटा जो है वो ज़्यादा सिक्योर आपको चाहिए या किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपके जो है उसमें आपको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल हैं एंड सो ऑन। तो आप हमेशा जो है जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो अगेन सिक्योरिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन दी DBMS। अब सिक्योरिटी को अगर हम डिफाइन करें तो सिक्योरिटी इज़ प्रोवाइडेड इन 2 टर्म्स के जी एक आपकी सिस्टम सिक्योरिटी होगी। सिस्टम सिक्योरिटी से मुराद क्या है कि इट कवर्स द एक्सेस एंड यूज ऑफ द डेटाबेस एट द सिस्टम लेवल कि जी मसलन हम पहली बात है कि उस सिस्टम तक कैसे एक्सेस करेंगे। तो उस सिस्टम तक एक्सेस के लिए जैसे मैंने डिस्कस किया था कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड्स यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं और वो यूज़र फिर एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा तो फिर उसको उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने दिया जाएगा, वरना नहीं करने दिया जाएगा। तो मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, कोई यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, उसके थ्रू वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। दूसरी बात यह है कि जो डाटा के ऊपर सिक्योरिटी है वो हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे थे कि इट वाज कंसर्न्ड बेसिकली विद द एक्सेस एंड यूज ऑफ द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कि जी डेटाबेस के अंदर मसलन जो पहली डाटा से सिस्टम सिक्योरिटी थी मींस कि आप उस सिस्टम के साथ, सिस्टम से मुराद हार्डवेयर भी हो सकता है या वो जो आपका डेटाबेस सिस्टम है उसके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करोगे। तो इट मींस यू शुड बी एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र। वाइल डाटा सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आप जो मुख्तलिफ डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे आपके टेबल्स हो गए या आपके व्यूज़ हो गए या कोई और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनसे इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो अगर आपको याद हो तो जब हमने DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ी थी तो मतलब हमने देखा था कि जी हम एक्सेस राइट्स डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि कौन सा जो पर्टिकुलर यूज़र है वो किस किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर किस किस्म के ऑपरेशंस उसको करने के जो है वो अलाउ है और कौन से ऑपरेशंस वो उनके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपको याद हो तो जो हमने ग्रांट और रिवोक की स्टेटमेंट्स यूज़ की थी तो मतलब दैट वर यूज्ड बेसिकली दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड और गिव सम एक्सेस राइट्स टू पर्टिकुलर यूजर्स या उनसे वो जो वापस लेने के लिए वो जो है फिर हम रिवोक का यूज़ करते हैं। तो आपको आई होप कि ये चीज़ें पहले से बहुत अच्छी तरह हमें क्लियर हैं। इसके बाद जो अगला हमारा इसी के कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं दैट आर बेसिकली डिस्क्राइब्ड इन अ डिफरेंट चैप्टर दैट इज़ मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग द ऑपरेशनल सिस्टम, दैट इज़ चैप्टर नंबर 18। लेकिन जैसे इसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो जो चीज़ें ऐसी नहीं है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है जो कि जैसे मैंने कहा था कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हो सकता है कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हों जो रिवर्स हों जो हमने ऑलरेडी बातें की थी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। तो हम देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। कीप इन माइंड कि जी जो हमारी एक्टिविटी है इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल रिडंडेंसी, इट मींस कि जी पहले हम इससे पहले जब हमने डेटाबेस अप्रोच की बात करना शुरू की तो हम उस टाइम से हमारा था जी कि डेटाबेस में रिडंडेंसी मिनिमाइज करनी है, ठीक है। फिर जो नॉर्मलाइजेशन भी हमने अप्लाई की, नॉर्मलाइजेशन में भी हमने यही कहा जी कि हम बेसिकली रिडंडेंसी को मिनिमाइज करेंगे और सिर्फ वो रिडंडेंसी करेंगे जो आपस में वो जो फॉरेन की के लिए बेसिकली यूज होती थी, ठीक है। तो अब कीप इन माइंड के
अगर हमारी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस हमें ज़्यादा बेहतर चाहिए, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि आप उन रूल्स को, वो जो आपने डुप्लीकेशन कम की थी, आप खुद से कुछ डुप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाओ, और ताकि आपको उससे क्या होगा कि उससे जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब एक चीज़ बड़ी अगेन आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस से हमारी मुराद क्या है कि अगर मैं कोई भी ऑपरेशन किसी भी डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म करता हूं, तो अब वो बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे उसमें। मसलन फ़र्ज़ करें जी, मैंने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म किया जो 2 टेबल्स या 3 टेबल्स में से ज्वाइन करके वो डाटा लेके आ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं वो ट्रांजैक्शन करूं और या मैं वो क्यूरी एग्जीक्यूट करके तो मैं बैठा रहूं और मैं इंतज़ार करता रहूं, और वो अगर 3 मिनट या 4 मिनट या मतलब कुछ ज़्यादा टाइम, इवन मतलब सेकंड्स भी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कि वो एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम में हमें उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो हमने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है। तो अब मसला ये है कि फ़र्ज़ करें, जैसे मैंने कहा जी कि मैंने एक क्यूरी लगाई जो कि ज्वाइन करके आ रही थी, तो अगर मैं ऐसा कर लूँ कि बजाय वो जो इंफॉर्मेशन मुझे मुख्तलिफ टेबल से चाहिए, तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मैं डुप्लीकेट कर लूँ, कि उसको दोनों टेबल्स में रख लूं जो कि अगेंस्ट दी मतलब वायलेट कर रहा है वो नॉर्मलाइजेशन को, कि मतलब या डेटाबेस अप्रोच को, कि जी आपका डेटाबेस, हम कहते हैं कि डुप्लीकेशन सिर्फ उसी सूरत में होनी चाहिए, रिडंडेंसी उसी सूरत में होनी चाहिए कि जब आपने वो जॉइंस के लिए यूज करनी है, लेकिन डेफिनेटली जो जॉइन का ऑपरेशन है दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसको फिर करने के लिए व्हाट यू कैन डू, कि आप जो नॉर्मलाइजेशन को ना थोड़ा सा वायलेट कर सकते हैं, और उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, मतलब एक तरफ आप जो है वो वायलेशन कर रहे होंगे, वायलेशन से फिर आपको पता है नॉर्मलाइजेशन की वायलेशन करने से अपडेट एनॉमलीज का खतरा है, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाने का खतरा है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो रही है। तो मतलब यू हैव टू लुक फॉर, मतलब वही कि जी आपको क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है, तो आपने खुद से ये डिसीजन लेना होता है। मतलब मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये कोई हम हरगिज़ हमारा ये नहीं है कि हम नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जाएं, लेकिन अगर हमें परफॉर्मेंस हमारी इंप्रूव हो जाती है कुछ रिडंडेंसी इंट्रोड्यूस करवाने से, तो मे बी हम उसको फिर जो है वो कर लें, ये हमारे लिए बेहतर होगा। कीप इन माइंड कि जो नॉर्मलाइजेशन का रिजल्ट था वो वेल स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट आपके टेबल्स थे विद मिनिमल रिडंडेंसी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जी नॉर्मलाइजेशन जो है हम मतलब इट इज़ अज्यूम्ड कि जी नॉर्मलाइजेशन से फिर हमें एफिशिएंसी वो वाली नहीं मिलती, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू कि वी माइट एक्सेप्ट सम लॉस ऑफ सम बेनिफिट्स ऑफ फुली नॉर्मलाइज्ड डिज़ाइन इन फेवर ऑफ परफॉर्मेंस, के हम एक तरफ थोड़ा सा नुकसान कर दें कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बेशक थोड़ा सा अननॉर्मलाइज्ड हो जाए, लेकिन उसके बदले अगर हमें परफॉर्मेंस मिल जाती है तो हम इस नुकसान को जो है वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा, अब इस प्रोसेस को जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का रिवर्स प्रोसेस है और इसको डी नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता था कि हम जो लॉजिकली एक जैसे एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम एक रिलेशन के अंदर रखते थे, तो मतलब जो हम डीकम्पोजिशन करते थे ना, एक आपका बड़ा टेबल होता था उसको डीकम्पोज करके आप छोटे रिलेशंस के अंदर कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन डी नॉर्मलाइजेशन रिवर्स प्रोसेस है कि स्मॉल रिलेशंस को आप कंबाइन करके मे बी इकट्ठा एक बड़ा टेबल बना लें, ताकि आपको मल्टीपल टेबल्स, वो जो जॉइन है या मल्टीपल टेबल से डाटा लेके आना है, वो जो आपका टाइम डिले उसमें आ रहा है वो आपका ना हो। तो कीप इन माइंड कि जी डी नॉर्मलाइजेशन makes implementation more complex. Definitely it involves complexity, often sacrifices flexibility. अब आपका डिज़ाइन जो है वो नॉर्मलाइज्ड नहीं रहेगा तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, मीन्स के कोई नई उसमें मतलब चेंजेस इनकॉर्पोरेट करनी है तो प्रॉब्लम्स आएंगे। मे स्पीड अप रिट्रीवल्स, कि रिट्रीवल्स तो आपके स्पीड अप हो गए, परफॉर्मेंस बढ़ गई, कि आपके जो रिट्रीवल है डाटा, चूंकि अब पहले 2 टेबल्स में था उनसे ज्वाइन होके आता था, ज़्यादा टाइम लगता था, अब एक ही टेबल में है तो शायद ज़्यादा जल्दी हो रहा है, लेकिन इट स्लो डाउन्स दी अपडेट्स। मसलन ये कुछ जो है वो आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स है जो कि ड्रा किए गए हैं कि अगर हम डी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं तो ये हमारे जो है वो चीज़ें होती हैं। अब
अब जब हमने डीनॉर्मलाइजेशन की बात की तो हम अगर ब्रांच का टेबल देखें, जो हमारा ब्रांच का टेबल है, ब्रांच नंबर, स्ट्रीट, सिटी, पोस्ट कोड, मैनेजर, स्टाफ नंबर, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर भी हमने डीनॉर्मलाइजेशन की हुई है, बेसिकली इसको अप्लाई किया हुआ है। और इस टेबल को देखें तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कैसे नहीं है कि हमारा जो प्राइमरी की है इस टेबल की वो है ब्रांच नंबर, और तमाम जो नॉन एट्रीब्यूट्स हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन हम एक चीज अगर देखें कि अगर हमें पोस्ट कोड पता हो तो हम सिटी को भी जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं कि मसलन हर एक सिटी के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर पोस्ट कोड होता है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका जो रिलेशन है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। तो अगर इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप देखोगे कि जो पोस्ट कोड है और सिटी है इनको आप अलग जो है वो रिलेशन के अंदर रखोगे। लेकिन देखें अब हमने मतलब अगर हमने स्ट्रिक्टली इसको देखा नहीं, लेकिन ये डीनॉर्मलाइजेशन हुई थी। उसकी वजह ये कि अब अगर इसको अलग रखेंगे तो हमें पता है कि जब भी हम कोई ब्रांच नंबर की एड्रेस लेंगे तो एड्रेस में डेफिनेटली स्ट्रीट भी आएगी, सिटी भी आएगा और पोस्ट कोड भी आएगा। लेकिन अगर हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में इस रिलेशन को लेके जाते हैं तो जो आपका प्रोसेस है फिर सिर्फ ब्रांच का डाटा रिट्रीव करने के लिए वो थोड़ा डिलेड होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज्वाइन करना पड़ेगा दो टेबल्स के दरमियान, ब्रांच और पोस्ट कोड के दरमियान। तो मतलब ये एक एग्जांपल है कि आपकी जो डीनॉर्मलाइजेशन है वो इस तरह आपकी हेल्पफुल हो सकती है कि आपको अगर आप इससे इतना मसला नहीं हो रहा लेकिन उसके मुकाबले में परफॉर्मेंस आपकी नहस हो रही है तो आप उसको थोड़ा जो है वो बियर कर सकते हो कि उसमें कोई मसला नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ बेसिकली सिचुएशंस जिनके अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हो डीनॉर्मलाइजेशन। मसलन आप वन टू वन रिलेशंस को कंबाइन कर सकते हो अगर वो हैं। यू कैन डुप्लीकेट नॉन की एट्रीब्यूट्स इन वन टू मैनी टू रिड्यूस द जॉइंस, क्योंकि जॉइंस जैसे मैंने बताया जॉइन ऑपरेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ बेसिकली टाइम एज कंपेयर टू एक सिंगल रिलेशन के मुकाबले में। डुप्लीकेटिंग फॉरेन की एट्रीब्यूट्स इन वन टू मैनी रिलेशनशिप्स टू रिड्यूस जॉइंस, डुप्लीकेटिंग एट्रीब्यूट्स इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स टू रिड्यूस जॉइंस। जब भी मल्टीपल रिलेशंस की बात आई तो मतलब जॉइन का मसला आएगा। जॉइन को जो है एक कम्प्लेक्स ऑपरेशन है, टेक्स मोर टाइम। तो अगर एक ही रिलेशन में से हो तो वो कम टाइम लेगा। इंट्रोड्यूसिंग रिपीटिंग ग्रुप्स, क्रिएटिंग एक्सट्रैक्ट टेबल्स एंड पार्टीशनिंग रिलेशंस। तो मतलब ये सारी सिचुएशंस है जिसमें आप डीनॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैं वन बाय वन आपको जल्दी जल्दी जो है वो इन एग्जांपल्स को दिखाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हम बहुत इनकी इन डेप्थ डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन वी शुड हैव एन आइडिया कि बेसिकली हम डीनॉर्मलाइजेशन हमें कब अप्लाई करनी चाहिए। ये जो आपकी एग्जांपल है कि मसलन आपका क्लाइंट और इंटरव्यू का जो रिलेशन थे इनके दरमियान वन टू वन का रिलेशन है, तो बजाय जैसे हमने इसको डीकम्पोज किया था एक ओरिजिनल टेबल में से नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करके, तो अब आप वापस कर लें। उसकी वजह ये कि जो आपका जब भी आप क्लाइंट के साथ उसके इंटरव्यू की इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप बजाय ये कि वो दो टेबल्स के अंदर हो आप उसको एक टेबल में रख लेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो एक्सेस है दैट विल बी फास्टर एज कंपेयर टू कि जी वो ज्वाइन होके आए। तो मसलन इसमें आप देख सकते हैं कि आपने उन क्लाइंट और इंटरव्यू जो अलग अलग रिलेशन थे उनको आपने कंबाइन करके एक ही कर लिया। तो मसलन आपकी कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पे वन टू वन रिलेशंस हो आप उनको मर्ज करके दोबारा एक में कर सकते हैं। थोड़ी बहुत अपडेट अनॉमलीज में भी आए लेकिन आप जो है वो उसको इग्नोर कर सकते हैं। दूसरी जो चीज है कि यू कैन डुप्लीकेट नॉन की एट्रीब्यूट्स इन वन टू मैनी रिलेशनशिप्स टू रिड्यूस जॉइंट्स। मसलन जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसके अंदर ओनर नंबर तो था लेकिन ओनर का नेम और बाकी डिटेल्स जो थी वो सारी जो है वो ओनर के टेबल में थी। अब मसलन नॉर्मली जब भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट को एक्सेस किया जाता है उसका डाटा तो ओनर की इंफॉर्मेशन भी कि जी इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, तो अब ओनर में ओनर नंबर से तो हमें उसकी मतलब बाज़ वक़्त नहीं पता चलता कि ओनर नंबर के लिए हम नेम भी चाहिए। तो नेम का एट्रीब्यूट जो है अगर ओनर नेम का हम इसके अंदर डुप्लीकेट कर लें जो कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो
जो परफॉर्मेंस है इसकी, या जो हमारी इस किस्म की क्यूरीज हैं जो रिक्वायर करती हैं कि प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन के साथ साथ ओनर की इंफॉर्मेशन भी आए, तो वो ज़्यादा एक्सेस हो जाएगी। अब आपको ज्वाइन नहीं लगाना पड़ेगा। इन अदर वे आपको क्या करना पड़ता था कि आपको ओनर और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के अंदर ज्वाइन लगाना पड़ता था, जो कि अब नहीं होगा। लेकिन डेफिनेटली इसके अब ये है कि थोड़ी सी रेपिटेशन होगी या आपकी रिडंडेंसी होगी कि ये एट्रीब्यूट इधर भी है और उधर भी है। इसी तरह यू कैन डुप्लीकेट नॉन की एट्रीब्यूट्स की एक और जो चीज़ है कि आप लुकअप टेबल्स यूज़ कर सकते हो। मिसाल के तौर पे कि जी आप जो इस किस्म के आपके एट्रीब्यूट हो जो कुछ फिक्स्ड हो, जिनकी कुछ लिमिटेड तादाद हो, जैसे आपका टाइप का, आपका प्रॉपर्टी की टाइप है जी कि हाउस हो सकता है या फ्लैट हो सकता है, तो बजाय ये कि वो पूरे नाम यूज़ करने के जो कि डिस्क्रिप्टिव, जो कि ज़्यादा स्पेस लेते हैं, आप उनके लिए कोई मतलब कोडिंग स्कीम यूज़ कर लें। और जैसे आप कहें जी कि H फॉर हाउस और F फॉर फ्लैट, तो मसलन आपने इसमें भी कंसिडर करना होता है कि कोई आपकी जो है लिमिटेड तादाद हो, कोई आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कोई एंडलेस किस्म की ना हो, और फिर आपकी ये ना हो कि कोडिंग का ओवरहेड इतना ज़्यादा हो कि वो फिर आप थोड़ी सी जो स्पेस बचा रहे हैं वो उसके मुकाबले में वो ज़्यादा हो, तो आपने ये काम भी कर सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आपको नई जो टाइप्स हैं वो ऐड करना भी आसान है, और उनको चेंज करना भी जो है वो एज़ कम्पेयर टू इधर अपडेट करना भी जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन आप मसलन ये भी हो सकता है कि जी आप टाइप से क्लियर नहीं हो रहा कि वो एक्चुअल है क्या, तो आप वो जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर डुप्लीकेट कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ताकि जी मसलन प्रॉपर्टी की जब डिटेल आ रही है तो उसमें टाइप की डिस्क्रिप्शन भी आए कि वो फ्लैट है या हाउस है। क्योंकि हमने कोडिंग तो अपने लिए की कि आपने टेक्निकली उसको स्पेस बचाने के लिए की, लेकिन अब यूज़र ने जब इसको देखना है तो उसको H या F शायद क्लियर ना हो, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन भी शो कर सकते हैं, और उसको बजाय उधर से ज्वाइन लगाने के हम इसी टेबल के अंदर हमने उसको डुप्लीकेट कर दिया। इसी तरह यू कैन डुप्लीकेट फॉरेन कीज। मसलन जैसे आप ब्रांच जो है वो सर्टन प्रॉपर्टी फॉर ऑनर्स को जो है वो सर्व करती है, तो हम ब्रांच नंबर जो है जो कि फॉरेन की के तौर पे काम करेगा, अगर हम ऐड कर दें प्राइवेट ओनर में, तो हमें बजाय वो जो ज्वाइन लगाना पड़ता था वो अब नहीं लगाना पड़ेगा। तो मसलन हमने फॉरेन की को ऐड कर दिया है प्राइवेट ओनर के अंदर, तो उससे हमारा जो क्यूरी है वो सिंपल होगी एज कंपेयर टू अगर ये ना होता तो। इसी तरह हमारे जो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप्स हैं उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि मसलन जो व्यूइंग होती है वो किसी भी प्रॉपर्टी के लिए होती है, तो व्यूइंग के टेबल में पहले प्रॉपर्टी नंबर भी था लेकिन प्रॉपर्टी का एड्रेस नहीं था, तो हमने उसका एड्रेस जो है वो स्ट्रीट जो है वो इसके अंदर डाल दिया। अब इससे बड़ा क्लियर हो जाएगा। मसलन फर्ज करें कुछ जो है वो क्लाइंट्स ने अगर नहीं दिए हुए थे कमेंट्स, और जो सेल्स का बंदा है वो जाके उनसे जो है वो कमेंट्स लेना चाह रहा हो, तो वो उसके लिए ज़रूरी था कि सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर नहीं होना चाहिए बल्कि उसकी जो है वो एड्रेस भी हो, ताकि क्लियर हो कि जी, क्योंकि मतलब यूज़र को एड्रेस का पता होगा प्रॉपर्टी नंबर से, तो उसको जहन में नहीं होगा कि क्लाइंट ने जी किसके अगेंस्ट जो है वो किया था। तो मतलब आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो ये ज़्यादा इजी हो जाएगी एक ही टेबल पे। अगर आप ये नहीं करते तो फिर उसको प्रॉपर्टी के साथ जो है वो ज्वाइन लगाना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे जो स्टेप्स हैं अल्टीमेटली इनका मकसद ये है कि आप ज्वाइन के जो ऑपरेशन है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं, ताकि आपका एक ही टेबल के अंदर से अगर डाटा एक्सट्रैक्ट होगा तो दैट विल बी फास्टर। इसी तरह आप रिपीटिंग ग्रुप्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद। जैसे आपने देखें हमने एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात की थी कि ब्रांच के अंदर 3 टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमने उसको एक अलग टेबल में रख दिया था ताकि उससे ये हो रहा था कि बहुत सारे नल्स या मसलन आपके जो एट्रीब्यूट्स है वो रेपिटिशन थी कि जी आपके ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था। तो अब इस सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि कुछ हमारी स्पेस तो वेस्ट हो रही है, लेकिन जो है अब हमें वो अगेन 2 टेबल्स में से जो है वो, क्योंकि ब्रांच की जब हम बात करते हैं तो ब्रांच की टेलीफोन नंबर्स जो है वो डेफिनेटली ब्रांच के हैं, तो वो हमें बाज़ औक़ात चाहिए होते हैं। तो अब हमें ज्वाइन जो है वो नहीं लगाना पड़ेगा, हमने इसी के अंदर जो है वो इंक्लूड कर दिया है। बाज़ औक़ात हमें जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर डिराइव्ड डाटा चाहिए होता है, जो कि जॉइंस और सर्टन एट्रीब्यूट्स के ऊपर कुछ अर्थमेटिक जो है वो परफॉर्म करके आ रहा होता है। तो अब डेफिनेटली बाज़ औक़ात ये होता है कि ये रिपोर्ट जो है समटाइम्स स्टैटिक होती हैं और समटाइम्स कुछ मतलब इनमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब वी नीड टू
बेसिकली अब हमारे ऊपर है कि हमें किस किस्म की रिपोर्ट चाहिए, तो हम कुछ टेबल्स एक्सट्रैक्ट करके उनको रख सकते हैं, और हम बजाय ये कि हर दफ़ा यूज़र जब वो रिपोर्ट क्रिएट करे तो वो जॉइन का ऑपरेशन या डेरिवेशन ऑफ द एट्रीब्यूट्स वो परफॉर्म हो, हम उस जो है ना वो एक्सेस यूज़र को उस डायरेक्टली उस एक्सट्रैक्टेड टेबल तक दे सकते हैं, और ये चीज़ भी हम जो है वो कर सकते हैं, ताकि हमारी अगेन जो है वो जो डिले आएगा जॉइन के ऑपरेशन परफॉर्म करने में, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने में, तो मतलब वो हमारा जो है वो टाइम सेव हो जाएगा। इसी तरह एक और जो टेक्निक है दैट इज पार्टीशनिंग रिलेशंस। हम रिलेशंस को पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशनिंग से मुराद ये है कि अब पहले अभी हम क्या कर रहे थे कि हम जो रिलेशंस थे उनको कंबाइन कर रहे थे, रिवर्स प्रोसेस कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन का, तो उसके करने के बजाय व्हाट वी कैन डू कि वी कैन डिकम्पोज दीज रिलेशंस इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्टीशंस। ठीक है जी, कि हम उनको पार्टीशन कह देते हैं। पार्टीशंस की दो मेजर टाइप्स हैं। हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कि जी आप क्या करो कि आप जो टुपल्स हैं ना किसी एक रिलेशन की, उनकी बेस के ऊपर पार्टीशनिंग कर लो, कि मसलन जैसे आप हर ब्रांच के हवाले से प्रॉपर्टीज को अलग एक पार्टीशन में डाल दो, दूसरे को दूसरी पार्टीशन में डाल दो, तो मसलन कुछ सर्टन आप की के ऊपर उनको आप जो है उनकी पार्टीशनिंग कर सकते हो। लेकिन कीप इन माइंड कि जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग है वो रो वाइज है, ठीक है, या टुपल वाइज है। जो वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है जैसे कि नाम से जाहिर है वो कॉलम वाइज है, कि आप सर्टन किसी टेबल के एट्रीब्यूट्स को एक्सट्रैक्ट करके आप एक पार्टीशनिंग कर दो, ताकि फिर जिन लोगों को जो जो एट्रीब्यूट्स चाहिए उनको सिर्फ उस पार्टीशन तक एक्सेस आप दे सकते हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द एट्रीब्यूट्स of a relation across a number of smaller relations और कीप इन माइंड के द प्राइमरी की, लेकिन इसका एक नुकसान यह है कि इसमें प्राइमरी की आपको डुप्लीकेट करनी पड़ती है टू अलाउ द ओरिजिनल रिलेशन टू बी कंस्ट्रक्टेड, क्योंकि डेफिनेटली फिर प्राइमरी की दोनों रिलेशंस के अंदर आएगी ना, क्योंकि आप जो है वो जब उसको आधे आधे एट्रीब्यूट्स करेंगे तो आपको दोनों में प्राइमरी की रखनी पड़ेगी, ताकि जो उसकी यूनिकनेस टुपल्स की जो है वो रहे, और वापस अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट करना चाहें ओरिजिनल रिलेशन तो आप उसके थ्रू कर सकें। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ अदर जो है आपकी पार्टीशनिंग टाइप्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हैश है, रेंज है, लिस्ट है, इनको भी आप एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हैश जो है वो किसी एक हैश वैल्यू के ऊपर होती है, जो रेंज है वो कुछ स्पेसिफिक रेंज के ऊपर होती है, कि मसलन जैसे हम कहें जी कि जिनकी सैलरी 10,000 से 20,000 वाले हैं उनको एक पार्टीशन में डाल दो, जिनकी दूसरी कोई रेंज है उसको किसी और में डाल दो। इसी तरह लिस्ट जो होता है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर होता है, कि ये जो लिस्ट है वो उसमें आ जाए। जैसे मसलन कहें कि सुपरवाइज़र की एक अलग बना लो, मैनेजर्स की अलग बना लो, या कोई उनकी लिस्ट दे दें, लिस्ट में सुपरवाइज़र मैनेजर्स और उनको इकट्ठा कर लो, और असिस्टेंट्स और दूसरों को इकट्ठा कर लो लिस्ट के अंदर, तो मतलब आप इनके ऊपर ये पार्टीशनिंग कर सकते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पार्टीशनिंग रिलेशंस की। आई होप के मसलन इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कि जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो वाइज करती है और जो वर्टिकल होती है वो कॉलम वाइज करती है। अब जो डीनॉर्मलाइजेशन है इसके डेफिनेटली मसलन जैसे मैं फिर कहूँगा कि इट इज़ मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप करना चाहें टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस तो आप कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दैट आर एसोसिएटेड विद द डीनॉर्मलाइजेशन। एडवांटेजेस में देखें, कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और कैसे इम्प्रूव करेगा जी, बाय प्री कंप्यूटिंग डिराइव डाटा, कि अगर हमने कोई उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स को रख लिया, ठीक है, उसके अंदर वो कर सकता है। मिनिमाइजिंग द नीड फॉर जॉइंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जी जॉइंस जितने कम होंगे वो आपका एक्सेस फास्ट होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगी। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फॉरेन कीज इन द रिलेशंस, अगर आप टेबल्स को मर्ज करते जाते हो तो फॉरेन कीज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जॉइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगेन मतलब वही बात है, रिड्यूसिंग द नंबर इंडेक्सेस कम करने पड़ेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, स्टोरेज स्पेस जो है आपकी सेव हो जाएगी। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिलेशंस, तो पहले बहुत रिलेशंस थे, आप मर्ज करके कम करते जा रहे हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। मे स्पीड अप रिट्रीवल्स बट कैन स्लो डाउन अपडेट्स, अलाउज ऑलवेज एप्लीकेशन स्पेसिफिक
जो आप ये डिनॉर्मलाइजेशन करते हो, ये कीप इन माइंड दीज आर फॉर सर्टेन सिचुएशंस, दीज आर एप्लीकेशन स्पेसिफिक। और अगर आपकी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, मसलन आपकी एक सिचुएशन थी जी, अभी कोई एक स्पेसिफिक, उसको देखते हुए आपने कुछ एट्रीब्यूट्स इधर से उधर डाल दिए, कोई रिलेशंस मर्ज कर दिए, लेकिन वो आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर आपको फिर देखना पड़ेगा कि आप उसको दोबारा वापस उसी सिचुएशन में लेके जाया जाए। कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द रिलेशंस, डेफिनेटली जब आप मर्ज करते हो तो आपके रिलेशंस का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। मे सिंप्लीफाई इम्प्लीमेंटेशन इन सम केसेस बट मे मेक इट मोर कम्प्लेक्स इन अदर्स, के मसलन जहाँ पे फिर अपडेट अनॉमलीज और इस किस्म की सिचुएशंस आए तो फिर वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। सेक्रीफाइस फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मैंने बताया था कि आपका डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। जो फाइनल हमारी चीज़ है कि वी नीड टू मॉनिटर एंड ट्यून द ऑपरेशनल सिस्टम एंड बेसिकली हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है एंड वी नीड टू बेसिकली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अगर हमारे कोई इनअप्रोप्रिएट डिज़ाइन डिसीजंस थे या कोई चेंजेस हमारी रिक्वायरमेंट्स में आ गई हैं तो उनको फिर करने के लिए हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और फिर उसके लिए कोई ना कोई स्टेप्स जो कि उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हमें करने पड़े वो हम करते हैं। कोई भी जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी जो है, उनके लिए सर्टेन पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं, फैक्टर्स उनको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन है कि जी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन थ्रूपुट है जी कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल, रिस्पांस टाइम है कि लैप्स टाइम कि जी एक आपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट की तो कितना टाइम जो है वो उसको परफॉर्म होने के लिए लगा, डिस्क स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है कि जी आपने जो डाटा बेस स्टोर किया हुआ उसको कितना। लेकिन कीप इन माइंड के मसलन अब ये भी जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा की सिचुएशंस के लिए नहीं होते। यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टन अदर फैक्टर्स एज वेल कि जी मसलन आपका जो, जैसे मैंने पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि जो आपके डेटाबेस है चूंकि कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, हार्डवेयर के ऊपर होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है इसमें इन्वॉल्व, जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर भी इसका दारोमदार होता है कि आपका जो सीपीयू है उसका किस तरह का काम है, प्लस रैम का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो आपके आयो है, डिस्क आयो है कि डिस्क्स आपकी किस तरह काम कर रही हैं, अगर कोई नेटवर्क बेस्ड है कि जी आपका जो आप नेटवर्क के ऊपर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है। तो मसलन सिर्फ यही फैक्टर्स हमेशा के सिचुएशंस के लिए नहीं होते कि जिनको आप जिनकी बेस पे डिसीजन कर सकें कि जी हाँ जी आपका जो एफिशिएंसी है वो सही है या नहीं है। तो आपने जो है वो इन सारी चीज़ों के अलावा जो है उन फैक्टर्स को भी देखना होता है। तो मसलन आपने मतलब ये तो एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है जो मॉनिटरिंग है और ट्यूनिंग है सिस्टम की। जैसे मसलन देखें आप कोई एक गाड़ी लेते हैं या कोई एक मशीन होती है आपको, तो आपको कॉन्टीन्यूसली उसको मॉनिटर करना पड़ता है। जब आप फील करते हो कि हाँ जी इसके कोई परफॉर्मेंस डाउन हो गई है तो मसलन गाड़ी का आप देखें तो आप उसका ऑयल चेंज करते हो, आप देखते हो कि कोई और उसका कंपोनेंट तो नहीं चेंज होने वाला जिससे मसला आ रहा है। तो मतलब इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी जो कि आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेगी। दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो हमारा टॉपिक भी जो है वो ख़त्म होता है यहाँ पे, और इसके साथ ही हमारा जो मेजर हमारा डेटाबेस डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। और हमारा जो आगे जो डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो फेजेस है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है, आई होप कि अब इसके बाद अब इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें कोई मसला नहीं है, हमने DDL ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अब हम किसी स्पेसिफिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से उसको करेंगे और फिर जो सारे अगले स्टेप्स हैं वो सारे भी तकरीबन जो है वो इसी तरह हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जो है हम एक नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, आगे हमारे पास सिर्फ 2 लेक्चर्स हैं, तो उनके अंदर हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट से कंसर्न 2 और टॉपिक्स जो हैं जो कि रिकवरी और जो है आपका कॉन्करेंसी कंट्रोल है कि जी अगर कोई डेटाबेस में प्रॉब्लम आ जाता है, कोई क्रैश कर जाता है तो कैसे उससे रिकवर किया जाता है, कैसे वो DBMS काम करता है, मैकेनिज़्म क्या है, और
दूसरी जो है कि कंकरेंसी कंट्रोल, जो कि उससे अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, मल्टीपल यूज़र्स हैं, वो डेटाबेस को एक्सेस कर रही हैं, जो कि आजकल मतलब रूटीन में है कि आपके जितने भी डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं वो सारी कंकरेंसी को सपोर्ट कर रही होती है या कंकरेंट मल्टीपल उनके यूज़र्स होते हैं। तो मतलब उस सूरत में जो है वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है। तो हमारा कोर्स भी जो है ये इंशाल्लाह फिर इन टॉपिक्स के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अगेन इन सारी चीज़ों को प्लीज़ अच्छे तरीके से रिवाइज़ करें, और अगर आपको कोई भी किसी किस्म के प्रॉब्लम होते हैं तो देन यू कैन ऑलवेज़ कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई ईमेल। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।